लंबे समय से चले आ रहे एमएसपी विवाद को, एमएसपी की लीगल गारंटी से जुड़े कानून की जो मांग थी उसे सुलझाने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी। एमएसपी समिति, एमएसपी कमेटी के नाम से ये कमेटी जानी गई, आज तक चर्चा में है। जब कमेटी बनी थी तो वो बात है सन 2022 की। जुलाई 2022 में इस समिति का गठन हुआ था। आज जब मैं आपसे ये बात कर रही हूं तो है अप्रैल का महीना और साल है 2025। आज तक इस कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। आज बात करने की वजह यह है कि अब सुगबुगाहट है कि इस महीने इस एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ सकती है। 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इस कमेटी में 29 सदस्य थे, अलग अलग फील्ड के लोग थे, किसान संगठनों के लोग भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एग्रीकल्चर से जुड़े बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब जब सुगबुगाहट है कि कमेटी की रिपोर्ट सामने आने वाली है, तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं जो बाकी सवाल इसके इर्द गिर्द हैं कि अब तक इस समिति ने किया क्या। पहले किसान आंदोलन से लेकर दूसरा किसान आंदोलन तक आ गया है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो अब जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में आप जानेंगे। मैं आपके साथ हिमानी दीवान हूं और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश, जो इस मुद्दे पर गहरी पकड़ भी रखते हैं, और उनसे मैं इन तमाम सवालों के जवाब जानूंगी कि ये समिति बनी क्यों थी, अब तक इस समिति ने क्या किया और क्यों अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, और आखिर कैसे सुलझेगा ये एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा। तो ओम प्रकाश जी, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका हमारे एक्सप्लेनर वीडियो में। आज हम एमएसपी की जो कमेटी बनी थी उसको लेकर बात करेंगे। आपने बताया कि ये हो सकता है कि इसी महीने रिपोर्ट आ जाए, लेकिन हम अब क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और एक पुराना समय हो गया, मतलब 2.5 साल से ज्यादा का समय, आप ही चर्चा कर रहे थे कि लगभग 1000 दिन होने वाले हैं। समिति ने किया क्या, क्यों बनी, पूरी कहानी। तो पहले आप ये बताइए कि एग्जैक्ट वजह क्या रही, क्योंकि एमएसपी दिए जाने की शुरुआत तो बहुत पहले 1966-67 में पहली बार देश में एमएसपी दी गई थी गेहूं की फसल पे, तब हो गई थी। लेकिन अब ये 2021 में अनाउंसमेंट और 22 में कमेटी बनना, एग्जैक्ट वजह क्या थी, क्यों बनी थी एमएसपी कमेटी? देखिए, कमेटी जो बनी हिमानी जी, जो किसान आंदोलन पार्ट 1 था जी, दिल्ली में कोविड काल में शुरू हुआ। कोविड काल में 3 कृषि कानून ले आए थे सरकार ने। वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब, हरियाणा और तमाम राज्यों के किसान थे। वो आंदोलन करीब 13 महीने का आंदोलन था और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा। प्रधानमंत्री जी सामने आए और उन्होंने माफी मांगी किसानों से और कहा कि गलती हो गई। और उसके बाद 19 नवंबर को जब उन्होंने कहा कि हम ये कृषि कानून रोल बैक करते हैं, वापस लेते हैं, उसके बावजूद जो किसान आंदोलन कर रहे थे वापस नहीं गए। अच्छा। वो चाहते थे कि इनको लिखित मिले, कोई जुबानी खर्च न हो। तो उसके बाद 9 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव थे संजय अग्रवाल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। उस चिट्ठी में 9 दिसंबर 2021 को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में 9-10 बातें लिखी उन्होंने। उसके आधार पे किसान उठ के गए। उसमें एक बात थी कि एक कमेटी गठित की जाएगी और जो ये एमएसपी की सुनिश्चितता करेगी, एमएसपी को कैसे उसे और प्रभावी बनाया जाए, इस पे काम करेगी। तो ये सारी और भी 3-4 बातें थी, लेकिन एमएसपी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हम एमएसपी की बात करेंगे। हाँ। और देखिए, आज 1004 दिन हो चुके। अच्छा। इस एमएसपी कमेटी को बने हुए। और ये एमएसपी कमेटी इसलिए कहलाई क्योंकि ये चूंकि पूरे ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की कमेटी है। बेसिकली इसको एग्रीकल्चर रिफॉर्म कमेटी कहना चाहिए, लेकिन चूंकि एमएसपी का बर्निंग इशू है इसलिए उसको ऊपर ले लिया गया। बाकी दो मुद्दे और थे इसमें। एक मुद्दा है कि कैसे देश में ऑर्गेनिक या नेचुरल ये जो फार्मिंग है उसे कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, और दूसरा जो मुद्दा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाएगा, जैसे जो गेहूं, धान है या ज्यादा पानी वाली फसलें हैं उनसे कैसे मुक्ति पाई जाएगी, उनको कैसे क्रॉप पैटर्न कैसे बदला जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण काम। लेकिन एमएसपी का चूंकि बर्निंग इशू है इसलिए इसको ले लिया गया। तो एमएसपी कमेटी इसलिए एमएसपी कमेटी वो कहलागी। और इसीलिए क्योंकि किसान जो कह रहे थे कि 3 कृषि कानून वापस लीजिए, लेकिन चौथा भी एक कानून बना दीजिए एमएसपी की गारंटी का। सरकार ने चौथा कानून नहीं बनाया। चौथे कानून की बजाय सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी डिस्कस करेगी, उसके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी हम काम कर लेंगे।
तो अब आपने बताया कि एमएसपी कमेटी बनी क्यों थी, लेकिन जो मैं चीजें पढ़ रही थी उसमें ये था कि अब तक 40 मीटिंग हो चुकी हैं इतने दिनों में। तो क्या इन 40 मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल पाया होगा? मतलब आपको क्या लगता है, आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या किया होगा इन 40 मीटिंगों में? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बहुत चर्चा में रहती है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2 साल में आ गई थी। 2004 में गठन हुआ, 4 में गठन हुआ, 2006 में रिपोर्ट आ गई, 5 खंड में रिपोर्ट आ गई। और इसके अलावा एक फार्मर्स इनकम डबलिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसको दलवई कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं। वो भी कमोबेश 2 साल 2.5 साल में आ गई थी, 2 साल के आसपास में आ गई थी। वो भी 2018 में रिपोर्ट सौंप दी थी सरकार को, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और इस कमेटी का ये करीब 1004 दिन हो चुके हैं, अभी कोई तय नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस महीने 19 तारीख को कुछ लोग मिलने वाले हैं, अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। तो अभी पता नहीं कि उधर से कंफर्मेशन आई है नहीं आई है, लेकिन ये चर्चा चल रही है कि इस महीने ये लोग रिपोर्ट सौंप देंगे। अब रिपोर्ट सौंप देंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि एक ये 6 बड़ी बैठकें हुई हैं इस पूरी कमेटी की। और इसकी सब कमेटियां अलग अलग बनाई गई हैं। उन सब कमेटियों की 40 से ज़्यादा बैठक हुई है। और इस पे जो एक आरटीआई डाली, एक हमारे साथी ने आरटीआई डाली थी, और इस पे करीब 38 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक कमेटी के बैठकों पे। हवाई यात्रा, खाना पीना, ये सब लोगों का एक जगह जुटना, ये 38 लाख रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं। ये आरटीआई में एक रिपोर्ट आई है। तो अब ये पूरा देश, इस पे पूरे देश की निगाह है कि इस कमेटी को क्या रिपोर्ट देना है। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित की है 5 सदस्यों की, जो आप देख रहे हैं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई डिस्कस करेंगे और बार जो किसान आंदोलन होता है वो ना हो, समस्या पूरी जड़ से खत्म हो, इसके लिए एक कमेटी गठित हुई। तो कमेटियों की भरमार है, स्वामीनाथन कमीशन से लेकर के, दलवई कमेटी से लेकर के, फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी गठित कर दी। ये कमेटी एक और चली रही है, एमएसपी कमेटी चल रही है, इसमें करीब 30 मेंबर हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी तो भी क्या सरकार इसे लागू कर देगी? अच्छा, एक सवाल और था। ये जो हमने चर्चा की, इतनी सारी कमेटियां, हम वैसे एमएसपी कमेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन 40 मीटिंग जो हुई हैं, तो इसमें ये लोग क्या करते होंगे? मतलब मैं बिल्कुल आपसे आम आदमी वाला सवाल पूछूंगी कि ये जो मीटिंग होती होगी, इसमें सारे एक्सपर्ट लोग जुटते होंगे, तो इनकी सहमति, ऐसा तो नहीं है कि 30 लोग हैं, आप बता रहे हैं 29-30 जो भी लोग हैं, 10 लोग अलग बात कर रहे हैं, 25 लोग अलग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता होगा और खारिज हो जाती होगी मीटिंग? ये क्या प्रोसीजर क्या रहता होगा? मतलब अगर हम ये समझने की कोशिश करें बहुत ही जेन्युइन लेवल पे कि भाई 40 मीटिंग के बाद कुछ तो सामने आता, जैसे कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि कुछ सिफारिशें गई हैं, कुछ कमेटी के कुछ सदस्यों ने कुछ सिफारिशें पेश की, लेकिन पब्लिक डोमेन में कोई सिफारिश नहीं है अभी तक कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये मसला क्या रहता है? इनके पास कोई लायबिलिटी नहीं रहती कि ये रिपोर्ट दी जाए या बताया जाए किसानों को? क्योंकि मुद्दा ये है कि जब ये कमेटी बनी तब पहला किसान आंदोलन था, और अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो दूसरा किसान आंदोलन भी एक लंबा रिकॉर्ड बना चुका है, सबसे लॉन्गेस्ट आंदोलन का। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार पर कोई दबाव नहीं है या कोई नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है? ये क्या होता है? मतलब इनको भी तो कोई ड्यूटी होती होगी ना। ये जो तीनों मुद्दे हैं ना, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग और एमएसपी, तीनों देखने में लगता है कि खेती किसानी का मुद्दा, लेकिन तीनों में जबरदस्त पॉलिटिक्स है। एमएसपी के पॉलिटिक्स हम लोग देखे हैं, किसान आंदोलन है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप देख लीजिए कि अगर पंजाब के किसान को आज कह दिया जाए कि धान की खेती छोड़ दें, है ना, और वहाँ मक्का लगाना है, तो कितनी बड़ी पॉलिटिक्स होगी। पूरा 360 डिग्री वहाँ की राजनीति घूम जाएगी। क्योंकि देखिए, धान में 150% का रिटर्न है, जितना भी किसान लगा रहा है उसका 150% धान रिटर्न देता है। 172% के आसपास गेहूं का रिटर्न है। इतना रिटर्न मक्के में नहीं है, इतना रिटर्न कॉटन में नहीं है, इतना रिटर्न सरसों में नहीं है, मूंग में मेरे ख्याल से पंजाब में इतना रिटर्न आसपास है। तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी भी राज्य को अगर हम ये कह रहे हैं कि आपका पानी पाताल में जा रहा है, आपकी उर्वरा शक्ति जमीन की, पंजाब हरियाणा को लेके बहुत बात होती है, इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, तो किसान को कैसे राजी किया जाए? किसान अगर 1000 रुपए प्रॉफिट पा रहा है एक दिन में, तो वो दूसरी फसल पे शिफ्ट करने पे उसका अगर 500 रुपए हो रहा है, तो 500 रुपए कौन कंपनसेट करेगा? कौन सी ऐसी फसल होगी? तो इसीलिए बहुत ये मतलब लंबे डिस्कशन वाली चीज है, इसीलिए आपको लग रहा है कि नतीजा नहीं। और दूसरी चीज ये है
कि हम किसी को कह रहे हैं कि भाई आप केमिकल फार्मिंग छोड़ दीजिए और नेचुरल फार्मिंग पे आ जाइए। अब वो जब केमिकल फार्मिंग छोड़ के नेचुरल फार्मिंग पे आता है, 5 क्विंटल किसी खेत में पैदा हो रहा, वो 1 क्विंटल रह जाता है। हाँ, उसके 4 क्विंटल की भरपाई कौन करेगा? तो ये सारे बहुत सारे पहलू हैं, चीजें जरूरी हैं, सारी चीजें जरूरी है। क्रॉप पैटर्न बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी लेकिन वो किसान की कीमत पे बदला जाएगा या सरकार कंपनसेट करेगी, ये सब चीजें देखनी है। अब कमेटी को ये सब रिकमेंड करना है। दूसरा मुद्दा ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मान लीजिए दे दी जाए। पंजाब में गेहूं 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में करीब 900 रुपए की लागत आती है। महाराष्ट्र में 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में 2400 रुपए के आसपास की लागत आती है, लेकिन एमएसपी एक है। अगर गारंटी मिलेगा तो पंजाब हरियाणा को फायदा है, महाराष्ट्र को नुकसान है। महाराष्ट्र को मैंने अभी खबर लिखी, सिर्फ 44 रुपए मिल रहा है। महाराष्ट्र के सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमें 4460 रुपए के आसपास एमएसपी गेहूं की दी जाए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, अलग अलग जगहों। इसी बात से मुझे एक चीज आई कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एमएसपी भी स्टेट लेवल पर कॉम्पनसेट करते हुए तय की जाए, बिल्कुल उसी फैक्ट की तरह जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा लागत है 2400 और पंजाब में 900 रुपए। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते क्या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं फैसले लेने चाहिए अपने किसानों को लेकर? क्योंकि परिस्थितियां जलवायु की अलग हैं, किसानों की अंडरस्टैंडिंग अलग है और जो किस्में आती हैं हर चीज की वो अलग है। नहीं, स्टेट लेवल पे एमएसपी हो सकती है। देखिए क्यों इसलिए हो सकती है, मैं भी इसकी पैरोकारी पर्सनली भी करता हूँ कि अब आपको मैंने लागत लगाई किसी चीज पे, मान लीजिए कि 20 रुपए, आपने लागत लगाई 5 रुपए, मुझे भी उतना ही प्रॉफिट, मुझे भी वही दाम मिल रहा है, आपको भी वही दाम मिल रहा है। एक आदमी घाटे में, एक आदमी बहुत ज्यादा मुनाफे में, प्रॉफिट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो स्टेट वाइज होना ही चाहिए और सब लोग मिलकर ये तय करना चाहिए, सबको तय करना चाहिए, भारत सरकार को भी तय करना चाहिए कि एमएसपी जो है स्टेट वाइज हो। अभी देखिए आंध्र में 900 रुपए क्विंटल में एक गन्ना मक्का पैदा हो जाता है, राजस्थान में 2100 रुपए का दाम लगता है। ये सब में डाइवर्सिफाई है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन कोई ये नहीं कह सकते कि जिले जिले में। अब ये कैसे तय होता है, सोच लीजिए कि पंजाब में बिजली फ्री है, लेकिन किसी राज्य में बिजली फ्री नहीं खेती के लिए। तो उसका जिस राज्य में फ्री है वहाँ लागत कम आ जाएगी। जहाँ पे बिजली फ्री नहीं है वहाँ लागत जुड़ जाएगी। किसी राज्य में 500 रुपए की मजदूरी है मनरेगा की, किसी में 300 की, किसी में 200 की। मनरेगा मजदूरी अलग अलग है, मिनिमम वेज अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन एमएसपी उसके एक है। तो इसीलिए ये झगड़ा है। और अब भी अगर एक ही एमएसपी पे गारंटी दे देंगे तब भी झगड़ा पड़ा रहेगा, झगड़ा खत्म नहीं होगा। झगड़ा तब खत्म होगा जब आप स्टेट वाइज जाकर के एमएसपी देंगे। तो क्या ये सॉल्यूशन सामने नहीं आता होगा कभी, जब आप और मैं ये बात कर सकते हैं यहाँ, तो क्या ये इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं समझ पा रहे होंगे? नहीं समझ पा रहे, लेकिन भारत सरकार की दिक्कत ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि ये इस तरह से स्टेट वाइज एमएसपी कर दिया, तो फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल की जो वो है वो सब अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, तो लोग जहाँ ज्यादा मिल रहा है वहां जाके बेचना शुरू कर देंगे? हाँ, वहां जाके बेचना। तो पर इसके लिए मतलब तो ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत, तो दरअसल कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और जो एमएसपी कमेटी बनी है उसे इस पे काम करना चाहिए। हम सिर्फ वो लोग काम कर रहे हैं इस पे, और वो काम कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं ये अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन ओम जी, एक बात और मैंने पढ़ी कहीं पे कि एक तो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात है, एक मैं पढ़ रही थी कि एक अलग सोल्यूशन है कि फसलों का रिजर्व प्राइस, ये टर्म भी सामने आती है। तो ये मसला क्या है? क्या इससे बेनिफिट हो सकता है? क्या इससे जो मांगे हैं या जो एक असंतोष है वो शांत हो सकता है किसानों का? रिजर्व प्राइस क्या है? देखिए, ये शब्दों का अंतर है, बात वही है। अच्छा, है ना, कान चाहे सीधे पकड़ लीजिए चाहे उल्टा पकड़ लीजिए, बात वही है। देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी का मामला यह है कि अगर 2425 रुपए इस साल गेहूं के एमएसपी है तो उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ये है रिजर्व प्राइस का भी मतलब यही होगा। हाँ, शब्द बदले हैं, शब्द इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि कुछ सदस्यों का ये कहना था कि WTO को एमएसपी से बहुत चिढ़ है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा कहीं। WTO को, उस पे भी आएंगे हम लोग। WTO नहीं चाहता कि भारत एमएसपी दे। भारत के किसानों को सरकार ज्यादा मदद दे। WTO ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि वो मानता है कि इससे क्या होगा, इससे जो व्यापार असंतुलन बढ़ेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था है अब तमाम और सबका लेन देन है। किसी के यहाँ, आपके यहाँ गेहूं सस्ता हो जाएगा, कहीं महंगा हो जाएगा, तो फिर व्यापार असंतुलन बढ़ेगा
और वो इसको लॉजिकल नहीं मानता। हालांकि देखिए ये एक दूसरे रास्ते पे हम लोग चले जाएंगे उस पे, लेकिन मोटी मोटा बता देता हूँ कि अमेरिका में एक किसान को सालाना $62,000 की सब्सिडी 2021 में मिलती थी। $62,000 की सालाना प्रति किसान परिवार को सब्सिडी। हाँ, अच्छा, सरकारी सपोर्ट ये मिलता था। मतलब ये मिलता ही है चाहे वो गेहूं उगा रहा है, हाँ कोई भी अच्छा, मिलता था। एवरेज ये $62,000 का है। और भारत में आपको अनुमान होगा कितना है, सिर्फ $288। तो फिर दोनों की कैसे तुलना कर सकते हैं? अच्छा, है ना, नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा यहाँ है कि एमएसपी को लेकर रिस्ट्रिक्शन है। कांग्रेस सरकार ने 1995 में जाकर के WTO में साइन किया, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पे साइन किया, और वो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो है आज तक किसानों के रास्ते में बाधा बना हुआ भारत के। तो मुद्दा ये भी है कि मान लीजिए कांग्रेस ने गलती कर दी, तो अब तो मोदी जी इतने कई गलतियां सुधार रही है। हाँ, कई गलतियां सुधार रही है, चीजों को बदल रही है। बाहर से आप देखिए कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी जो चोरी करके लोग ले गए वो भी ले आ रहे हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, काफी चीजें हुई हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री हैं, इतने स्ट्रांग हमारी सरकार है, तो एग्रीकल्चर के मुद्दे पे भी WTO में जो हमारे कांग्रेस ने किस मजबूरी में, किस दुविधा में साइन किया था, उसको बदलवा दें। और उसमें कम से कम जो भेदभावपूर्ण नीति है कि विकासशील देशों के लिए अलग है, विकसित देशों के लिए अलग है, उसको खत्म करवाना चाहिए। आपको बता दूं इस तरह की व्यवस्था है कि टोटल जो क्रॉप हमारे यहाँ क्रॉप की वैल्यू है उसका 10%, सिर्फ 10% की खरीद हो सकती है। अच्छा, ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सरकारी खरीद 10% हो सकती है। 100 रुपए की वैल्यू है तो 10 रुपए की खरीद कर सकती है सरकार। अच्छा। लेकिन हाँ, एक पीस क्लॉज भी बना हुआ जिसके तहत इस बैरियर को हम तोड़ भी सकते हैं। अच्छा। तो कई बार सरकार उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम विषयांतर हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि एमएसपी जो लीगल गारंटी की बात है, एमएसपी से WTO को चिढ़े और भी बहुत सारे लोगों को चिढ़े, तो रिजर्व प्राइस इसीलिए कर दिया जाए। रिजर्व प्राइस भी वही है, लेकिन हम उसमें एक शब्दों का हेर फेर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। कि हम रिजर्व प्राइस किसानों को दे रहे हैं। क्योंकि आपने WTO का जिक्र किया, मैंने कहीं ये पढ़ा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी नहीं चाहते कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। कई बार ये बातें सामने आई कि इतने करोड़ का बर्डन आ जाएगा एक हमारी अर्थव्यवस्था पर, तो इस तरह की बातें हैं। यानी कि जो शायद डिसीजन मेकर्स हैं उन्हीं में से कई लोग इसके खिलाफ भी हैं, शायद इसीलिए कोई कमेटी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। देखिए, इस कमेटी में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका किसानी से कोई वास्ता नहीं है, मैं खुलेआम कहूंगा जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो खेती किसानी करते हैं, जानते हैं। जो खेती किसानी लोग करते हैं वो तो इस बात की पैरोकारी कर रहे हैं कि रिजर्व प्राइस तय हो। अच्छा। किसी भी फसल का मिनिमम एक बेस प्राइस तय होना चाहिए। हाँ। कि इससे नीचे अगर जाएगा तो किसान को घाटा होगा, और जो इससे नीचे खरीदेगा उस पे जुर्माना या नहीं, जुर्माना मत भी लगाइए तो भी कम से कम आप कम से कम मानिए तो सही कि अगर 10 रुपए की कोई चीज है वो 15 रुपए में बिकनी चाहिए। 15 रुपए से नीचे जाते किसान को नुकसान होगा, ये आप एक्सेप्ट तो करिए। मत आप किसी को सजा दीजिए। पहले सजा ही देना एक बहुत सारे कानून है, उसके बाद भी रेप के खिलाफ कानून है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। तो मुद्दा ये है कि आज जो है उस कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रिजर्व प्राइस हो, और मुझे अनुमान है जो मेरे सूत्रों ने कहा कि भाई रिजर्व प्राइस का एलिमेंट उसमें रहेगा। अच्छा। कि फसलों का एक बेस प्राइस हो कि उससे नीचे खरीद ना हो, ये रिकमेंडेशन होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि न तो रिजर्व प्राइस होना चाहिए, न तो लीगल गारंटी होनी चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि ये से देश की अर्थव्यवस्था को चोट लगेगी, इकोनॉमी हमारी जो है ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि मेरी अपनी जहाँ तक इकोनॉमिक्स है, मैंने पढ़ी हुई है, मैंने 12th तक अर्थशास्त्र पढ़ा था। जो मेरा फंडामेंटल जो मेरी सोच कहती है वो ये कहती है कि जो भी मुद्रा चलन में है वो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। जो मुद्रा एक जगह रुक गई या विदेश चली गई वो हमारे लिए घातक है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि किसानों का, कितने किसानों का इस देश के कितने किसानों का स्विस बैंक में अकाउंट है? नेताओं का हम बता सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का बता सकते हैं। किसी किसान का स्विस बैंक में अकाउंट नहीं है कि वो ले जा करके उसको एमएसपी की गारंटी का पैसा मिलेगा, 2 रुपए किलो ज्यादा मिल जाएगा तो स्विस बैंक में जमा कर देगा और देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था तब ध्वस्त होती है जब करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों खरबों रुपए बाहर जाते हैं, और जब वो जो किसानों की जेब का पैसा व्यापारियों की जेब में जाता है और एक जगह वो डंप हो जाता है, सड़ रहे हैं नोट।
और किसानों को देने में दिक्कत हो रही है। एक सवाल और आ रहा है अब, क्योंकि एमएसपी कमेटी की बात हो रही है, क्यों बनी आपने बताया, कितनी मीटिंग हुई, अब तक क्या चल रहा है आपने बताया। एक चीज और है, मान लीजिए आप ही का ये एक सूत्रों के हवाले से आप बता रहे हैं कि इस महीने रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपको लग रहा है ये जो एसकेएम और जो भी किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक, राजनीतिक, इन किसान संगठनों को ये एमएसपी की रिपोर्ट मानने होगी, क्योंकि इसे लेकर भी एक कंट्रोवर्सी पीछे रही है। आपको लग रहा है ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम संतुष्ट हैं, अब ये जगह जगह जो जिले लेवल पे पंचायतें कर रहे हैं नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होगी। ये कोई स्वीकार नहीं करेगा जो भी आंदोलन कर रहा है, क्योंकि देखिए ये कमेटी बनी थी जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जो एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए कमेटी बनाई गई थी। प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्य से जब कमेटी बनी तो 30 लोग तो एक तरफ के माइंडसेट के हो गए। अच्छा, एक ही माइंडसेट के हैं। जनरली अगर पूरा ये बोला जाए तो एक ही माइंडसेट के हैं। ज्यादातर उसमें बीजेपी के समर्थित लोग हैं जी। मेरे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें ज्यादातर वही हैं, बीजेपी के समर्थित लोग या आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए मतलब जो लोग सवाल उठाते हैं लीगल गारंटी मिलने को लेकर, हाँ वो लोग हैं। बाकी जिनके लिए ये कमेटी बनाई थी उनके लिए 3 सदस्यों का प्रावधान था कि 3 सदस्य आ जाइए। वो 3 सदस्यों में से कोई भी सदस्य नहीं आया। एक तो उनका ये हो सकता है कि भाई उनका आपस का कोई झगड़ा है कि वो 3 सदस्य नहीं आए। 40-45 संगठन बातचीत कर रहे थे सरकार से, उसमें से 3 को चुनना था। तो कौन जाए कौन ना जाए। जहाँ तक उन लोगों का, उन नेताओं की बात है, किसान नेताओं की, उनसे मेरी कई दफे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 30 एक माइंडसेट के हैं और 3 हम एक माइंडसेट के होंगे, तो कौन खड़ा होगा? हमारा कोई हमारा कोई रिकमेंडेशन भी होगा तो खारिज कर देंगे 30 लोग मिलके। तो इसलिए उनका कहना कि हम इसमें नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिनके लिए कमेटी बनी थी वो लोग इसमें है नहीं। जो सरकार के समर्थित लोग हैं, जो किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि सरकार समर्थित जो किसान संगठन है उनके प्रतिनिधियों को लिया गया है। जिन अर्थशास्त्रियों का माइंडसेट एंटी फार्मर है उनको लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस कमेटी की रिपोर्ट किसी भी आंदोलनकारी किसान नेता को स्वीकार होगी। हाँ, कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो पर्सनली मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या इसे सरकार स्वीकार करेगी, सरकार इसे अप्लाई करेगी, या फिर ये भी जैसे स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है C2+50% की कंप्रिहेंसिव कॉस्ट के हिसाब से लागत तय हो, एमएसपी तय हो, क्या उसी तरह से इसको भी डंप कर दिया जाएगा? आप फार्मर इनकम कमेटी का आपने देख ही लिया, 14 खंडों में उसकी रिपोर्ट है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, सब लोग जान सकते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन है। लेकिन उसको आज तक इनकम डबल हुई, कुछ किसानों की हो गई होगी, कुछ किसान कहते हैं कि हो गई है, पर वो उस तरीके से नहीं है जो ढांचा बताया। तो मुझे नहीं लगता कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अगर नहीं लागू हुई पूरी तरह से तो इसका भी कोई लागू हो जाएगा। तो आपको ये बता दूं कि जो एमएसपी कमेटी है वो इस महीने हो सकता है कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। अब उसके बाद जो बॉल जाएगी वो सरकार के कोर्ट में जाएगी कि वो उस रिपोर्ट का क्या करती है। और अब हम जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता उस रिपोर्ट में क्या होगा, क्या एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर कोई पॉजिटिव बात होगी या रिजर्व प्राइस की बात होगी, फिर सरकार क्या करेगी। लेकिन ओम जी, एक बहुत ही अहम समय ये चल रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की जो लास्ट मीटिंग हुई है किसान संगठनों से, उसके बाद जो तय हुआ कि 4 मई को अब नेक्स्ट मीटिंग होनी है। और आप और हम हमेशा बात करते रहते हैं कि इस बार कोई कंस्ट्रक्टिव नतीजा सामने आ जाएगा। तो 4 मई को बैठक होनी है, इस महीने आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी। कोई कनेक्शन दिख रहा है कुछ उस रिपोर्ट से ले जाके शिवराज जी बात करने वाले हैं कि भाई अब हम ये बता रहे हैं आपको, ये मान लीजिए, और आप भी खुद कह रहे हैं कि वो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। तो 4 मई का भी एक जो विजुअल आपको क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, उस कमेटी के जो चेयरमैन है संजय अग्रवाल जी हैं, कृषि सचिव, जो ये एमएसपी कमेटी के जो चेयरमैन है, और संजय अग्रवाल जी वही सचिव हैं, आईएएस हैं, जो जब 3 कृषि कानून बने थे तब वो कृषि सचिव थे। अच्छा, उन्हीं के वो भी उस सब पचड़े में थे। वो सब पचड़े में थे और उन्हीं के रहते हुए, कृषि सचिव रहते हुए ये पूरा बवाल हुआ था। और बाद में जब कमेटी बनी तो उन्हीं को चेयरमैन बना दिया गया। वो एग्रीसेट एक संस्था है एग्रीकल्चर की, उसके इस टाइम एडीजी हैं। मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि ये इस तरह से है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को लगा दिया जाए, है ना।
और इसलिए कभी भी जो है किसान संगठन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो आदमी इसका कोई अगर अध्यक्ष कोई किसान बनता है ना, जेन्युइन आदमी कोई बनता, जो आदमी ब्यूरोक्रेट जिंदगी भर ये कहता रहा कि भाई किसानों को लीगल गारंटी नहीं मिलनी चाहिए, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, वो आदमी अपनी सैलरी लेता रहा, अपना रिटायरमेंट के बाद का प्लान बनाता रहा, उसके लिए तो सब कुछ चाहिए। बाकी किसानों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जिसके माइंडसेट ये रहा हो, जो एग्रीसेट में एडीजी हो, वही चेयरमैन है इसका। जिसके वक्त में इस पूरा आंदोलन चला 3 कृषि कानूनों को लेकर के, जिसके वक्त में प्रधानमंत्री जी को आकर के माफी मांगनी पड़ी, उसी आदमी को इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस कमेटी का कोई रिपोर्ट आने के बाद भी कोई ठोस नतीजा आएगा। मैं तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ओम जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई एमएसपी कमेटी को लेके। मैं आपको एक सार बता देती हूँ कि एमएसपी कमेटी क्यों बनी थी। पहला किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 3 कृषि कानून सरकार को रद्द करने पड़े और किसानों को मनाने के लिए और उन्हें एक आश्वासन देने के लिए ये एमएसपी कमेटी बनी। इसमें कई सारे लक्ष्य रखे गए, 3 मेन लक्ष्य रखे गए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, एमएसपी का और एक फसलों के विविधीकरण का और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का, ये लक्ष्य रखे गए। अब तक 40 मीटिंग हो चुकी है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आ सकती है। अब ये एमएसपी कमेटी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 मई को जो मीटिंग होने वाली है, क्या वहां तक इस रिपोर्ट के नतीजे हम सबके सामने होंगे और क्या किसान संगठन इसे मानेंगे, ये अब भी एक सवाल है। और इनके जवाब लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। और इस पूरी चर्चा को सुनते हुए कहीं भी आपके जहन में ये सवाल आया हो कि आखिर ये एमएसपी क्या होती है, कैसे तय होती है, तो एक और वीडियो हमारे पास है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसे भी जाकर देखिएगा और समझिएगा क्या है एमएसपी की पूरी कहानी। हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही समय निकालते रहिए और आप लोग बने रहिए किसान तक के साथ। खेती किसानी से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।